Hello students, welcome to our channel Curiosity Education. Today we are starting a very interesting chapter that is electricity. Okay, हम 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. अभी ये 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. आई थिंक अभी तक आपको पता होगा कि 10th क्लास की फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं. देयर आर 5 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन सोलर एनर्जी 1, फिर क्या है लाइट एंड द ह्यूमन आई. These are the 5 important five chapters of physics, class 10 physics. इसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यही है, इलेक्ट्रिसिटी, देन लाइट एंड ह्यूमन आई ऑल्सो. अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के तरीके से बात करें कि बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं 3 चैप्टर से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स एंड ह्यूमन आई. इवन दो व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देते हैं एनडीएससी, ओलंपियाड, वहां पर भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपने इसका बेसिक लेवल थोड़ा बहुत अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है. इस क्लास में 10th क्लास में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वो जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे बहुत अबव लेवल है. ठीक है, एंड ये बेसिक आपका बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी का इससे आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना. तो ये उस हायर क्लासेस के लिए तो बेसिक्स ही है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स के हिसाब से, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से और फिजिक्स का कोर डेवलपमेंट के हिसाब से, है ना. क्योंकि हम फॉर्मूलेज याद करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. दैट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले क्या पढ़ा है और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं. दैट विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है, सो अब इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए. सो वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. इलेक्ट्रिक चार्जेस समझने के लिए हम कुछ लोअर क्लासेस में पढ़े हुए एक्सपेरिमेंट्स रिकॉल करेंगे. अपने आप आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने अपनी हर क्लास में कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड जरूर पढ़े होंगे. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज द comb and paper पेपर एक्सपेरिमेंट. ये पढ़ा है हमने, जिसमें हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप में सारे एक्सपेरिमेंट आपको रिकॉल करवा रही हूँ. प्लीज ध्यान से सुनिए. जहां पे भी आपको चीजें लगती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक राइट नोट्स. जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ आपको जहां पे भी लग रहा है कि ये पॉइंट यू डोंट नो, अगर मैं नहीं भी रखती हूँ तो राइट इट डाउन by yourself. It is very important to make proper notes so that whenever your test and exams are coming, तो notes अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, आप पूरा चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे, है ना. तो नोट्स बनाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो कॉम्ब एंड पेपर एक्सपेरिमेंट में क्या था हमने पढ़ा है छोटी क्लास में. स्टेप से याद करते हैं. सबसे पहले हमने कॉम्ब लिया, उसको क्या करा, एक कॉपी नहीं बहुत ड्राई पेपर लेना है हमें. ठीक है, और बहुत आई थिंक से जो हमारी कॉपी होती है जनरली वो नहीं, आप बटर पेपर लेना, क्योंकि वो क्या होते हैं लाइट वेटेड होते हैं. लाइट वेटेड पेपर लेना है जनरली. फिर हमने क्या किया, कॉम्ब को हम उस कॉपी के पास लेकर गए, बट हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जो पेपर्स थे वो अट्रैक्ट नहीं हुए टुवर्ड्स द कॉम्ब. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमने क्या किया, उस कॉम्ब को हमारे ड्राई हेयर से रब किया एंड देन हमने फिर से फर्स्ट स्टेप को रिपीट किया. दैट इज व्हाट हम क्या करते हैं, कॉम्ब को लेकर जाते हैं किसके पास, पीस ऑफ पेपर्स के पास. देन वी सी दैट पीस ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब. यही हमने एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक समझने के लिए कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की बातें चालू हुई. हमें पता तो होना चाहिए ना, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो यहीं से चालू हुई ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. समझ में आया. तो इनिशियली जो ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि क्या हुआ होगा ऐसा कि जो ड्राई हेयर से हमने कॉम्ब को रब किया और इनिशियली जो पेपर अपने आप रखे हुए थे कोई चेंज नहीं हुआ था, वो अट्रैक्ट होने लगे टुवर्ड्स द कॉम्ब. सो ऐसा क्या हो रहा था, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन बोला, हम ध्यान से लिख रहे हैं. ऑब्जर्वेशन में लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा. इफ यू थिंक कि ऑब्जर्वेशन आपको नहीं पता है देन प्लीज राइट इट डाउन विद मी. क्या होता है कि इनिशियली द कॉम्ब was electrically neutral. I am going to tell you each and every single meaning. किसी भी वर्ड के मीनिंग जो आपके बारे में ऐसे कोई
कोई भी वर्ड जो आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं हर वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहीं पर ब्रैकेट में लिख लें इफ यू डोंट नो. ठीक है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर आई एम टेलिंग यू. ठीक है, अगर समझ में आ गया तो, अदरवाइज फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा विच आई डोंट वांट. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स है, ध्यान से समझिए. किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अगर ऐसा है तो बॉडी कैसी होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. माइंडेड, अब ये टर्म कभी भी आएगी तो आप समझ जाएंगे कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है. इसी को हम न्यूट्रल एटम बोलते थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है 9th क्लास में. सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमने क्या बोला कि जब हमने कॉम को हेयर्स पे रब नहीं किया था तब वो कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. हमने स्टेप नंबर 2 क्या रिपीट किया, उसे ड्राई हेयर से रब किया. अब यहाँ पर भी आप ध्यान से समझिए कि उसमें कैसे चार्ज डेवलप हुए. आई थिंक आप में से कुछ लोग इसके आंसर जानते हैं, बट दिस इज फॉर दोज हु डोंट नो. इट इज द राइट टाइम टू नो द आंसर. ठीक है, क्या हुआ होगा, ध्यान समझिए. हमने रबिंग करी, इतना तो हमें पता है. व्हेनेवर वी रब टू सरफेसेस चार्जेस डेवलप होते हैं. और रबिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन. जब भी फ्रिक्शन होता है तो उसमें क्या डेवलप होती है, हीट. एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वी नो दिस वेरी वेल. अभी तक हमने इतना तो पढ़ लिया है. तो जब हम कॉम को और किसको, पेपर को रब, ड्राई हेयर को रब करते हैं, तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं. हमको पता है हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं. और रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है. वो जो फ्रिक्शन वाली हीट है वो दोनों ले लेते हैं. कौन, ड्राई हेयर और हमारा जो कॉम्ब है, उसमें क्या हो जाता है, हीट डेवलप हो रही है. हीट की वजह से क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और अब वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए. जब तक हमने रबिंग की प्रोसेस नहीं की थी, स्टेप नंबर 1 में नहीं की थी, तब क्या हुआ था, ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स तो थे. इमेजिन ये वाला जो मेरा हैंड है, दिस इज द कॉम्ब एंड दिस इज द आवर हेयर. तो पहले क्या थे, चार्जेस नहीं थे, ऐसा नहीं है. कॉम्ब में पहले भी चार्जेस थे और ड्राई हेयर से भी चार्जेस थे. बट रबिंग की वजह से क्या हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, चार्जेस के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या हो गए, फ्री हो गए. अब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए रेडी है ना. किस वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हीट रिलीज हुई और हीट की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेडी टू मूव हो गए. पहले वो रेडी टू मूव इन नहीं थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या बेसिक पॉइंट था. धीरे धीरे आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना या उसके बारे में एक्सपेरिमेंट होना या उसके बारे में जानने के लिए कि फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये तब निकाला गया था. हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पुराना जब शुरू हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहानियां शुरू हो रही थी, हम तब का पढ़ रहे हैं. बट दिस इज इंटरेस्टिंग. तो अब इसको कहानी के जैसे याद रखिए. इसको कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि कैसे हो रहा है. समझ में आया, फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, हीट डेवलप हुई और उस एनर्जी को लेकर जो इलेक्ट्रॉन्स थे किसके, ड्राई हेयर के और कॉम्ब के, वो एक्साइट हो गए और एज ए रिजल्ट वो ट्रांसफर के लिए रेडी हो गए. इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब हमने क्या किया, कॉम्ब को पीस ऑफ पेपर के साथ या पेपर्स के पास लेकर गए तो पेपर अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द कॉम्ब. व्हाई सो, प्रोबेबली इसमें कोई चार्ज डेवलप हो गया होगा. इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव. हम इससे भी समझ सकते हैं. ध्यान से समझिए, यहाँ से कंसेप्ट चीजें अपने आप, अगर आपको चीजें क्लियर है तो आप खुद बोल सकते हैं कि हाँ ये हमें पता है. क्या हुआ होगा अगर मैं बोलूं कि ये कॉम्ब है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज आवर पेपर. अगर पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझना, तो ये दोनों सिमिलर चार्जेस नहीं होंगे. हमको पता है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ, या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा तो अट्रैक्ट हुए, या फिर दूसरा केस भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है. कुछ भी हुआ होगा. बट कॉम्ब और पेपर में अलग अलग टाइप के चार्जेस रहे होंगे, तभी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए. सिमिलर चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. वो आगे चलकर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में पढ़ेंगे. ये बहुत बेसिक चीजें हैं. आई थिंक आपने ध्यान दिया होगा. हालांकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है और नाम को भी वो पढ़ना है डिटेल में जाके. बट समझ में आया, अट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा होगा. कॉम में और पेपर में दोनों जगह क्या होंगे, अलग अलग चार्जेस रहे होंगे. पॉइंट नंबर 1 क्लियर. इन पॉइंट नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्लियर कि पहले क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा था. तो जो आप लोग को मैंने बेसिक फंडा बताया ना फ्रिक्शन का, वही बाकी के 2 एक्सपेरिमेंट में भी काम आने वाला है, जो मैं आपको
बताने वाली हूँ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़े और इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस ना करें ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें हम क्या करते थे कि ग्लास रॉड को लेते हैं और उसको रब करते हैं किसके, सिल्क क्लॉथ से। किया है ना ये वाला एक्सपेरिमेंट भी। तो इसमें क्या होता था, ग्लास रॉड को लिया, सिल्क क्लॉथ से रब किया। इसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, सिर्फ ग्लास रॉड को लेके गए पीस ऑफ पेपर की तरफ, क्या हुआ, नो चेंज। फिर हमने क्या किया, ग्लास रॉड को क्या किया, सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो हमने देखा। फिर से हम उस ग्लास रॉड को किसके पास लेके गए, पेपर्स के पास, तो उसमें हमने चेंजेस देखा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ग्लास रॉड। ये एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा। सेम जो पूरी प्रोसेस है वो सेम रही होगी जो मैंने आपको बताई इन केस ऑफ कॉमन एक्सपेरिमेंट, कॉमन पेपर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अगर आपको याद आ गया होगा इनकी बातें सुनकर तो, कि थर्ड वाला कौन सा था, इबेनॉइड रॉड वाला एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने किस, इबेनॉइड रॉड को हम किससे रब करते हैं, वुलन क्लॉथ से। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों केसेस में सेम चीजें हुई है। पहले हमने जब इबेनॉइड रॉड को, ग्लास रॉड को या कॉम को किसकी तरफ शिफ्ट करते हुए देखा, पेपर की तरफ, तब कोई चेंज नहीं था। बट हमने क्या करा, फ्रिक्शन की प्रोसेस करवाई, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच के या इन दोनों के बीच के या फिर कॉम और हेयर, ड्राई हेयर्स के बीच के जो चार्जेस थे वो क्या हो गए, हीट अप हो गए। वो हीट कहाँ से मिली, फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से मिली, और उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव इन हो गए। फिर वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रैवल करने लगे। एंड एज अ रिजल्ट हमने समझा कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, सो जो ऑब्जेक्ट होते हैं दे गेट चार्ज। ये आप अभी तक पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ से समझ में आया कि कुछ चार्जेस नाम की चीज होती है। जब तक हमने रब नहीं किया था तो ये सारी बॉडी, इबेनॉइड रॉड, ग्लास रॉड और कॉम क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, है ना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्लस चार्ज। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में तब नहीं जानते थे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, है ना। कोई भी एक चार्ज कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में चेंज आ गया होगा, है ना। इसीलिए हमारे जो सेकेंड स्टेप्स थी, जिसमें पेपर अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स दीज ऑब्जेक्ट्स, तो इसलिए हुआ होगा। क्लियर है, ये पुरानी चीजें हैं, बट ये बेसिक्स हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने कहाँ से सोचना शुरू हुआ होगा कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज होती है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है, हमको पता है ऑलरेडी, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट नंबर 1, एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखिए, बाय कन्वेंशन। ठीक है, बाय कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, पुराने टाइम से जो बोल दिया हम वही चला रहे हैं, हमने कुछ रूल चेंज नहीं करे। जब इनकी स्टडी हो रही थी, एक्सपेरिमेंट्स बाहर आ रहे थे, तब जो साइंटिस्ट बोल के गए हम वही लाइन याद करके बैठ गए अभी तक। क्या बाय कन्वेंशन माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है हम इनकी बात कर रहे हैं, जब चार्जेस की बातें हुई कि दो चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए भी यही दोनों एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तब। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किसमें डेवलप हुआ था, ग्लास रॉड में। बाय कन्वेंशन हम मान के चलते हैं कि ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज था। बाय कन्वेंशन हम मान के चलते हैं कि इबेनॉइड रॉड में जो चार्ज डेवलप हुआ था वो नेगेटिव चार्ज था। पॉइंट क्लियर है। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि ग्लास रॉड को जब हम किसके पास लेके गए, पेपर के पास लेके गए, तो पेपर अट्रैक्ट हुआ, तो इस पे पॉजिटिव था, तो पेपर पे उस टाइम नेगेटिव चार्जेस रहे होंगे। जब इसको लेकर गए तो अगर ये नेगेटिव था तो पेपर पे पॉजिटिव चार्जेस रहे होंगे, तभी तो अट्रैक्ट हुआ। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको याद रखना है, हम लिख भी लेंगे उसको। तो बस आपको ये याद रखना है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, दिस वी नो वेरी वेल। और ये बाय कन्वेंशन जो ग्लास रॉड में चार्ज डेवलप हुए थे आफ्टर रबिंग, तो वो पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्लियर हो गए, ठीक है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी आर स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो आपको जरूरत है। यहाँ पर हो गया टाइप्स ऑफ चार्जेस,
Now we are discussing about properties of charges. Point number 1, unlike charges attract each other. अनलाइक मतलब जो अपोजिट है, अपोजिट कौन सा है? एक पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, प्लस एंड माइनस चार्जेस. सेकेंड प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस repel each other. Okay, that is like मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर ये केसेस आए तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. आई थिंक आप में से कुछ ऑलरेडी अवेयर होंगे. सो अभी हमने वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. व्हाट? कुछ एक्सपेरिमेंट जो इनिशियली हुए थे जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इन्हीं से हमें सब कंसेप्ट समझ में आया कि कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. फिर लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ मिनट. सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दीज आर द टाइप ऑफ चार्जेस. ये किस करस्पॉन्डिंग में हमने इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा था दैट टाइम. बाय कन्वेंशन हम मान के चलते हैं कि उससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और उससे नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हम बोलते हैं कि दो चार्ज डेवलप हुए. ठीक है, तब तो कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए कोई मशीन, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं थी जिन्होंने हमें बताया हो, तो ये बाय कन्वेंशन इसलिए हम बोल देते हैं. सो एंड दिस इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो हम ऐसा यूनिट डिस्कस कर लेते हैं हर बार. व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स द फॉर्मूला डेफिनेशन इन द एसआई यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एसआई यूनिट of charge, I should say, charge or electric charge is Coulomb, which is denoted by capital C. Coulomb. ठीक है, तो this is also note नंबर या किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंटली लिख लीजिए. ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए. आई थिंक याद कर लीजिए अभी के अभी. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. क्लियर है? सो एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डन. सो नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर डिफाइनिंग द वन कूलम्ब. जब भी हम इस तरीके की कोई यूनिट देखते हैं तो हमें उसे डिफाइन करना होता है. आपने 9th क्लास में भी किया होगा. 1 जूल को डिफाइन किया होगा. इस तरीके से हम करते थे ना, यूनिट्स को डिफाइन करना होता है. तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं. बट फॉर दिस मैं आपको एक डेफिनेशन समझाने से पहले या लिखवाने से पहले कुछ किस तरीके से वो डेफिनेशन आई है, वन कूलम्ब एग्जैक्टली क्या होता है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं किस तरीके से वो आई है. ठीक है, थोड़ा सा हमें कहाँ जाना होगा, थोड़ा सा जम करते हैं और हम जाते हैं 9th क्लास के ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने वाली हूँ. देखते हैं किस किस को याद है. आई होप याद हो और आप अभी तक बोल भी रहे होंगे या लिखकर देखिए कि क्या था वो फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्रेविटेशनल लॉ जो था ना, सिर्फ द फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज क्या था वो, फोर्स ग्रेविटेशन है तो मैं यहाँ पर जी लिख देती हूँ, इक्वल्स टू जी, यस, m1 m2 m1 m2 एंड r स्क्वायर. याद है? इसमें क्या है, दो मासेस है m1 और m2 जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं और इनके बीच के डिस्टेंस क्या था, r था. कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी, यहाँ पे हमको पढ़ना नहीं है, बट हमें जो समझना है ना वो सेम टू सेम ऐसा ही है. ये है ग्रेविटेशनल लॉ, वो है कूलम्ब्स लॉ, और वहीं से हम इसे डिफाइन कर पाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ पाएगा. बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ. ठीक है, सो दिस वाज द ग्रेविटेशनल लॉ. क्योंकि इसी के जैसा है इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया. इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट ये सिमिलर है तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, आगे भी हम पढ़ सकते हैं. दैट इज द रीजन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस फॉर्मूला. सो ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, हम लिख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ.
आपको ये कूलम्ब्स लॉ याद नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन इजी बनाने के लिए सारी मेहनत चल रही है, ठीक है। ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इसको फोर्स के लिए तो F लिखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लिख देंगे E इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर G है, यहाँ पर होता है K और वहां पर M1 M2 है, तो यहाँ पर कुलाम है तो चार्जेस की बात होना ऐसा हो सकता है। यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं Q1 एंड Q2 अपॉन सेम R²। अब ध्यान से समझिए, हमारे काम का ये सिमिलर है इसलिए मैंने आपको उसके बस कनेक्ट कर दिया, इससे कि आपको याद है हमने ऐसा कुछ याद किया था, बस ये देखना है, ठीक है। सो इमेजिन ये दो क्या है, चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस, Q1 और Q2। दिस इज Q1, दिस इज Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। सेम हो गया ऐसा, ठीक है। अब ये जो K की वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू से आपको कोई काम नहीं है जो मैं लिख रही हूँ, डरना नहीं। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको इससे कोई काम नहीं, ये K की वैल्यू होती है और इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपको वो याद रखनी है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है K की। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस K की यूनिट को, इस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू K की प्लेस में मैंने ये लिख दिया 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू अभी क्या बचा है Q1 Q2 बाय R²। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मैंने अगर Q1 को 1 रख दिया क्योंकि चार्ज है तो 1 कूलम है, इसको Q2 को क्या रख दिया 1 कूलम, इसको भी ऑफ कोर्स, और R² मीटर को क्या, सॉरी डिस्टेंस को क्या रख दिया 1 मीटर रख दिया, ठीक है। जो डिस्टेंस R है उसको क्या रख दिया 1 मीटर रख दिया। अब जब हमने ये सारी यूनिट्स 1 1 1 कर दी है, इस पॉइंट पे हम इसको कूलम को डिफाइन कर सकते हैं, कूलम को डिफाइन कर सकते हैं या इस फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखो क्या हो गया है, Fe 9 × 10⁹, इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन कैसे आया, जो डायरेक्टली आपके बुक में दिया है। ये सब एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, बट वो डायरेक्टली उन्होंने ये वैल्यू दे रखी, मैं आपको ये वैल्यू भी बता दी हूँ कि कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट भी साथ में लिख लेते हैं, ये क्या था m² अपॉन कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर है क्या 1 1 रख दिया, तो ये हो गया 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 कूलम और 1 कूलम कूलम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा एक दूसरे से, मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। एज अ रिजल्ट जो फोर्स आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया होगा जब वो डिफाइन करेंगे किसको, 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। तो ये कहाँ से आया, मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया, ठीक है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, चलिए 9 × 10⁹ न्यूटन कैसे आया, समझ में आया है। अब इस कंडीशन में जब हमने इन सब चार्जेस को 1 1 रख दिया है, वी कैन डिफाइन 1 कूलम, हमको इतना पता है कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इस तरीके की डेफिनेशन में बच्चे हमेशा डर जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, जब उन्हें 1 जूल डिफाइन करना है, 1 कूलम डिफाइन करना है, इस तरीके की जो 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट, इस तरीके की चीजें जब आती है, तो उस टाइम आप हमेशा फॉर्मूले में हर जगह 1 1 1 रखिए, देन ट्राई टू डिफाइन इट। तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली राइट द डेफिनेशन। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। So let's start. 1 कूलम denoted by capital C। देखो 1 कूलम is that charge when it repels the other charge having same magnitude. 1 coulomb is the charge when it repels the other charge having same magnitude
the force of 9 into 10 to the power 9 newtons when they are kept at a distance of 1 meter, okay, in vacuum and space. ठीक है, so this is our definition for 1 coulomb. very easy. अब मैं इसे फॉर्मूले में देख के आपको बताती हूँ. एक चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इस तरीके की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं. हर बार जब हम Q1 Q2 लेंगे, चार्जेस लेंगे, तो हम उन्हें समझने के लिए, ध्यान से सुनिए, हम उन्हें समझने के लिए इस तरीके के जो रेज बनाते हैं समझने के लिए, तो हर बार हमें चार्जेस लेना पड़ता है. मैंने कहा ना कि Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, तो हम जो भी चार्ज मानते हैं तो बाय कन्वेंशन हम उसे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं. बाय कन्वेंशन हम उसे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं. पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए. और पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, याद रखिए. अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, रिपेल ही करेंगे ना एक दूसरे को. और इस तरीके जब हम मानते हैं समझने के लिए, तो हम इन्हें बोलते हैं टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज. ये कुछ नई चीजें हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सीखी होगी. इफ यू नो दिस वेरी वेल, नहीं तो याद रखिए. समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हम जब भी लेंगे तो बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव नहीं लेंगे. वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं. और इन सबको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, 1 coulomb इज दैट चार्ज when it repels the other charge. Just for example, हमने इसको 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सिमिलर है ना. ये भी 1 coulomb है और ये भी 1 coulomb है ना. हम बोल रहे हैं कि 1 coulomb is that charge. ये चार्ज क्या कर रहा है, when it repels the other charge, इसको रिपेल ही करेगा ना. क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा सिमिलर लिए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया. ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है. समझ में आया, हमने वही लिखा है. अदर चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, क्यों मैग्नीट्यूड से बोल रही है, क्योंकि ये भी तो 1 coulomb है, विद द फोर्स ऑफ. अब ये जो रिपेल कर रहा है, ध्यान समझना, ये वाला Q1 जिसको रिपेल कर रहा है विद सेम न्यूटन, दैट इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स के साथ. और Q2 भी इसी को सेम मैग्नीट्यूड के साथ रिपेल करेगा. क्लियर है, वही हमने लिखा है. Having same magnitude with the force of 9 into 10 to the power 9 newtons when they are kept at distance 1 meter. This is called 1 coulomb. तो मैंने आपको पूरा कनेक्ट करके बताया ये वैल्यू कैसे आए. और आप इसको देख के भी आप लिख सकते हैं कि क्या लिखा हमने, 1 coulomb is that charge. इजी अगर आपको याद रखना है, सिर्फ आप इसे देखिए. 1 coulomb is that charge when this repels the other charge with same magnitude. same क्यों, क्योंकि ये भी 1 coulomb और ये भी 1 coulomb. same magnitude with the force of 9 into 10 to the power 9 newtons when they are kept at 1 meter. तो सिर्फ इतने से इसको देखकर, रेस को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 coulomb. कुछ भी याद नहीं करना है हमको, ठीक है, रटना नहीं, बैठ के लिखते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, तो हमको कुछ भी मार्कअप नहीं करना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया. हमने क्या पढ़ लिया, 1 coulomb. राइट इट डाउन केयरफुली, इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए. दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आपको सब आ गया होगा आई गेस. और इस तरीके से उसे अभी याद कर लीजिए. इस तरीके से जो 1 coulomb है, 1 joule है, 1 volt है, ये सब आपके आगे आगे बढ़ते जाने वाले हैं डेफिनेशन इस चैप्टर में. तो हाथ के साथ इन्हें याद करते जाइए, ठीक है. इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, विच इज अ वेरी इजी टॉपिक, है ना. नाउ वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के टर्म में इलेक्ट्रिसिटी को पहले डिफाइन करते हैं, देन विल गो अहेड विद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो electricity is nothing but the rate of flow of charges. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं उनका रेट क्या है फ्लो होने का, किस ड्यूरेशन में हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. अ वेरी इजी डेफिनेशन टू लर्न. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी आर गोइंग विद द definition of conductors and insulators.
कंडक्टर्स क्या होंगे, द सब्सटेंसेस हमें पता है, ऐसे हम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली जितने भी सारे सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, उन सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस को शुभ से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 इज कंडक्टर्स एंड द सेकेंड इज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द substances through which electricity can flow, or the conductors are the substances which allow the electricity to pass through them। जो डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स जनरली आप ऐसा लिख सकते हैं, मेटल्स, और फिर हमको अगर मेटल्स के भी एग्जाम्पल लिखने हैं तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट सिल्वर, कॉपर एंड सो ऑन। ये तीनों तो आपको याद रखना है सबसे पहले, वेयर द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट? ये तीनों आपको याद होंगे, नहीं है तो याद कर लीजिए। ये तीनों सबसे ज्यादा याद रखेंगे, अदरवाइज जनरली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये हम यहीं पर समझ लेते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। इसमें हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर जाने वाले हैं समझने के लिए। लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम ओनली। एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर, आई बिलीव आप लोगों को याद है, नहीं है तो करिए, 30 तक एलिमेंट नंबर आपको याद कर लीजिए 10th क्लास में, मोर देन सफिशिएंट। यू विल एंजॉय अ लॉट केमिस्ट्री आफ्टर दैट, ठीक है, और आई शुड से साइंस आफ्टर दैट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। आई होप आपको ये भी पता हो अभी तक कि हम कैसे करते हैं। नहीं पता है तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियोस फॉर how to learn the atomic number and also the electronic configuration, how you can calculate the electronic configuration of each element. Okay, so this is 2, 8 and 3। जो जिन लोगों को पता है, ये भी पता था हमको कि K शेल है, ये L शेल है या M शेल है, ये सब मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बेसिक्स, दोज हू डोंट नो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। Why do metals conduct electricity? Okay, हम उसका आंसर ढूंढ रहे हैं यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 13 एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। क्या हमको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, वही बचपन की कहानी, बचपन मतलब 9th क्लास, अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं, 119 जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू obtain the electronic configuration of neon gases, that is they want to complete the 8 number of electron in their outermost shell। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा था ना मैं केमिस्ट्री में जा रहे हैं, डोंट वरी, पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक्स से जिनको नहीं पता है उन्हें, ठीक है। तो भाई एल्यूमिनियम के पास आप देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बोलेगा जबकि मेरा ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मैं स्टेबल हो रहा हूँ लाइफ में, तो क्यों नहीं होगा। तो व्हाट एल्यूमिनियम विल डू कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को भाव देना बंद कर देता है, एज ए रिजल्ट ये फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर इसका होल्ड भी कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ये फ्री होने लगेगा, फ्री टू मूव इन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट विच अलाउज the electricity to pass through them, or I should say a new definition of electricity, is flow of electrons. Flow of electron is called electricity। गॉट इट? समझ में आया? सो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसलिए जो मेटल्स होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रीजन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक खत्म हो गया कि मेटल्स क्यों कंडक्ट करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दीज टाइप ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैन कम, ठीक है।
फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, पर इस क्लास के लेवल के हिसाब से हमें सिर्फ एक फंडा याद रखना है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? हो गया? समझ में आ गया कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो देखिए हम कंडक्टर्स के एग्जाम्पल से कहाँ तक आगे, बट आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा और आपको याद भी रहेगा। इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एल्यूमिनियम के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में है। ऐसे आप जिस भी मेटल के देखेंगे, हमको पता है ना जनरली कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स के आउटर शेल में कितने होते हैं? 4, 5, 7, 4, 5, 6। हम वहां केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं, वापस नहीं आ जाते हैं, तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर समझ में आ गए, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स आप और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे अलॉयज का। अलॉयज का तो ये हो गए, और अलॉय मैंगनीज। So these are the alloys। और भी बहुत सारे alloys होते हैं जो जनरली हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। These are used for preparation of heating elements। जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आयरन इज अ हीटिंग एलिमेंट। तो इस तरीके की चीजें हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दीज अलॉयज कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है। मतलब मेटल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, ये थोड़ा कम है, ठीक है। और इनकी जो भी यूजेबिलिटी वो हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट हीटिंग वाले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ेंगे, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्टर्स। पॉइंट नंबर 2 अबाउट इंसुलेटर्स। Insulators, the substances which electricity to pass through them, ठीक है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल्स आर लॉट, वुड, प्लास्टिक्स। जनरली हम लिख दें नॉन मेटल्स। अभी मैंने आपको समझा दिया व्हाई डू नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। हम बता सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, and we know that flow of electrons, flow of free electron is called electricity। that is the reason non metals are insulators। so हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल लिखती हूँ, आई थिंक आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग ग्लास रॉड, वही वाली ग्लास रॉड जो हमने पढ़ी है एक्सपेरिमेंट में, और एबेनॉइड रॉड। अभी हम सोचेंगे कि इनमें तो चार्जेस थे और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी जा रहे थे, फिर हम इन्हें इंसुलेटर्स के इसमें क्यों लिख रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि चार्जेस नहीं है, इनमें चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि ये दोनों क्या है। इंसुलेटर्स के अंदर एग्जाम्पल में लिखेंगे, ना कि हम कंडक्टर्स में लिखेंगे। वाई सो? बिकॉज उनमें चार्ज डेवलप हुआ था। चार्जेस सब में डेवलप हो सकते हैं, हमारी बॉडी में भी चार्जेस होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी में भी चार्जेस डेवलप होते हैं। यस, वी डू हैव इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बारे में, जब हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं और ट्रैवल करती है। अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में सारी चीज समझने वाले हैं, जहाँ पर आप एक टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और वहां पर आप समझेंगे कि हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो भी करते हैं। ठीक है। सो ये दोनों यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते, दैट इज द रीजन। सो हियर वी एंड अप विद द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर पार्ट ऑल्सो। इसमें और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बस आपको डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड विद दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर आप इन चीजों का रिविजन करेंगे और फिर चैप्टर के आगे चलेंगे हमारे साथ, then definitely you will enjoy learning this chapter. This is a very interesting and important chapter. ठीक है। So चलिए अगली बार मिलते हैं with another new topic. Till then, keep studying, and if you are liking our videos, then definitely subscribe to our channel and also press the bell icon for more notification. Thanks a lot for watching our video.